हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू लाइसेंस कॉन्सेप्ट। तो स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था क्रोमेटिक न्यू मॉडलिंग का जो टॉपिक थे, लाइक हेट्रोक्रोमेटाइजेशन कैसा होता है, यूक्रोमेटाइजेशन कैसा होता है, रोल ऑफ एफएसीटी प्रोटीन, रोल ऑफ HP1 हेट्रोक्रोमेटाइजेशन प्रोटीन 1 का रोल हमने पढ़ चुके हैं, FWI स्विच एंड स्निफ का रोल हम पढ़ चुके हैं, लाइक सुक्रोज नॉन फर्मेंटेबल जो प्रोटीन थी उसका रोल हम पढ़ चुके हैं। आज हमारा जो क्रोमेटिक न्यू मॉडलिंग का लास्ट लेक्चर होगा हमारा, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 7 to 8 लेक्चर बन चुके हैं क्रोमेटिक न्यू मॉडलिंग के। इससे बाहर CSI के सिंगल MCQ नहीं जाएगा, इसी के अंदर से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, आई प्रॉमिस यू। ठीक है, अगर किसी का क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है तो मुझे वो शेयर कर सकता है कि ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ आपका कंटेंट देखने के बाद। आई एम डैम श्योर कि आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ओके, सो आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक का नाम है हिस्टोन की जो असेंबली हो रही है और डिसअसेंबली हो रही है ड्यूरिंग एप्लीकेशन, वो हमें कवर करना है। इसके बाद पूरा क्रोमेटिक न्यू मॉडलिंग खत्म है। तो टॉपिक क्या है हमारा? टॉपिक है हमारा एक तरह से, टॉपिक का नाम है हिस्टोन जो प्रोटीन होती है उसकी असेंबली, हिस्टोन असेंबली और डिसअसेंबली ड्यूरिंग एप्लीकेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर से CSI में क्वेश्चंस आते हैं। तो ध्यान से देखना है कि हिस्टोन की जो असेंबली हो रही है और डिसअसेंबली हो रही है ड्यूरिंग एप्लीकेशन कैसे देखने को हमें मिलेगी, हमें आज उसको पूरा कवर करना है। ओके, सो वेरी फर्स्ट अगर हम देखें ये देखो, ये 5 प्राइम एंड है और ये है आपका, अगर अपन देखें ये देखो, आप DNA जब एप्लीकेशन करते हो तो आपने कुछ ऐसा डायग्राम देखा होगा। मैं ये 5 प्राइम एंड बना रहा हूँ और ये 3 प्राइम एंड है, एज वेल एज ये 5 प्राइम एंड होगा और ये कौन सा होगा? 3 प्राइम एंड होगा। सही बात है। अब देखो, हमें पता है हमें हिस्टोन की असेंबली और डिसअसेंबली करनी है। लाइक अगर अपन देखें कि जब एप्लीकेशन चल रहा होता है और मैं बोलूं कि यहाँ पर कौन आ गया है आगे, जब सामने हमारे कौन है? एक न्यूक्लियोसोम है। कौन है ये? एक न्यूक्लियोसोम है। ठीक है, ये देखो इसकी टेल्स हो गई, लाइक H2A, H2B, H3, H4, लाइक H2A, H2B, H3, H4, एज वेल एज यहाँ पे भी होगा H2A, H2B, H3, H4। ठीक है, अब हमें क्या देखना है कि अगर रेप्लिकेशन कर रहे हैं और सामने हमारे क्या है? एक न्यूक्लियोसोम ऑक्टामर है, तो हम कैसे इसको डिसअसेंबल करेंगे और वापस हम कैसे इसकी असेंबली करेंगे, ये हमें पढ़ना है। इसके ऊपर CSI में क्वेश्चन भी आते हैं। अगर आप देखोगे, अगर कोई बच्चा BHU से बिलोंग करता है, ठीक है, तो BHU के अंदर एक टॉपिक है एपिजेनेटिक के अंदर आता है उसका, MSc प्रीवियस के जितने बच्चे हैं उनका टॉपिक है ये। ठीक है, अब देखो हमें पता है कि जब रेप्लिकेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे देखो एक एंड यहाँ पे होगा, ये देखो ये 5 प्राइम एंड होगा और यहाँ पे देखो ये 3 प्राइम एंड। ये देखो, ये आपने बनाया कौन सा स्टैंड बनाया? लीडिंग स्टैंड बनाया है। क्या बनाया? लीडिंग। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं एक बार के लिए। ये अपन बना रहे लीडिंग। ये देखो, ये 3 प्राइम एंड है। एंड यहाँ पे हम बनाते हैं, इस साइड बनाते हैं हम क्या? लेगिंग स्टैंड 5 प्राइम। ये देखो, ये हमारा 3 प्राइम और ये 5 प्राइम और ये बन रहा हमारा 3 प्राइम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम क्या बना रहे हैं? लैगिंग स्टैंड बनाते हैं। अब देखो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? हमने यहाँ पे देखा कि जब मैं एप्लीकेशन स्टार्ट करने जा रहा हूँ तो यहाँ पे एक मेरे को पता है कि यहाँ पे किसका रोल होता है? हेलिकेज प्रोटीन होती है। यहाँ पे मैं हेलिकेज बना देता हूँ। यहाँ पे लाइक यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ये हेलिकेज मान लो। हेलिकेज क्या है? MCM। MCM मतलब मिनी क्रोमोजोमल मेंटेनेंस, हम इसको बोल रहे हैं क्या? हेलिकेज। अब देखो, हम मुझे पता है यहाँ पर कि कौन आके बाइंड करेगा। यहाँ बाइंड करता है फॉर एग्जाम्पल PCNA, क्योंकि मेरे को एप्लीकेशन कराना है तो एप्लीकेशन के टाइम पे क्या होगा? PCNA आके बाइंड करेगा। तो PCNA कैसे दिखाऊं? ये लो, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ PCNA। ये देखो मेरा कौन है? ये PCNA। PCNA क्या होता है स्टूडेंट? PCNA को हम बोलते हैं प्रोलिफरेशन सेल न्यूक्लियर एंटीजन। जैसे कि ड्यूरिंग DNA रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट बीटा क्लैम्प होता है, वैसे ही यहाँ पे क्या होता है? PCNA होता है। अब देखो एक और चीज, यहाँ पे हम क्या है, इसको थोड़ा छोटा बनाते हैं इस वाले को। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी मुझे क्या करना है? रेप्लिकेशन स्टार्ट करवाना है। ये देखो, ये 5 प्राइम एंड है और ये देखो ये 3 प्राइम है।
तो यहाँ पर भी हमारा पीसीएनए आके बाइंड करेगा। यस, पीसीएनए क्या है? प्रोलिफरेशन सेल न्यूक्लियर एंटीजन। ठीक है। अब देखो ये पीसीएनए ने बाइंड किया, अब हमें पता है कि यहाँ पे कौन आएंगे? पॉलीमरेज आएंगे। तो पॉलीमरेज कौन है? लाइक अगर अपन देखें यहाँ पर, ये देखो मैं पॉलीमरेज की बाइंडिंग करा देता हूँ। यहाँ पे ये देखो ये हमारा आ गया। देखो ये तो लैडिंग स्ट्रैंड है, लीडिंग लीडिंग, और एक है लैगिंग। तो लीडिंग स्ट्रैंड पे हमारा पता है हमें कौन बाइंड करता है? एप्सिलॉन। डीएनए पॉलीमरेज कौन? डीएनए पॉलीमरेज कौन सा है? एप्सिलॉन। और लैगिंग पे कौन बाइंड करता है? लैगिंग पे यहाँ पे बाइंड करता है डेल्टा। डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा। क्या क्या बाइंड करेंगे? क्लियर है? अब देखो हमने क्या देखा है, अब तक हमने क्या डायग्राम बनाया है? हमने बस एप्लीकेशन का डायग्राम बनाया है। हमने एक यहाँ पे लीडिंग स्ट्रैंड बना दिया है। ये क्या है? लीडिंग स्ट्रैंड है। लीडिंग स्ट्रैंड के ऊपर कौन क्या बाइंड करता है? लीडिंग स्ट्रैंड पे बाइंड करता है हमारा डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन। एंड लैगिंग पे बाइंड करता है, लैगिंग पे बाइंड करेगा कौन? ये लैगिंग स्ट्रैंड है। लैगिंग पे कौन बाइंड करते हैं? लैगिंग पे बाइंड करते हैं हमारे कौन? डेल्टा। अब हमने देखा कि अब सामने कौन आ गया है हमारा? एक तरह से न्यूक्लियोसोम। ये क्या है? न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम आके बाइंड कर गया। अब न्यूक्लियोसोम बाइंड करने के बाद अब मुझे क्या करना है? इसको हटाना है, इसकी डिसअसेंबली करनी है। तो सबसे पहले क्या होता है? पीसीएनए, जो प्रोलिफरेशन सेल न्यूक्लियर एंटीजन। पीसीएनए की फुल फॉर्म क्या है? मैं लिख देता हूँ। पीसीएनए की फुल फॉर्म लिख देता हूँ मैं, प्रोलिफरेशन सेल न्यूक्लियर एंटीजन। पीसीएनए जस्ट लाइक बीटा क्लैंप, आप लिख सकते हो इसको लाइक पीसीएनए क्या है? जस्ट लाइक बीटा क्लैंप। ओके, बीटा क्लैंप कहाँ होता है? प्रोकैरियोट में। पीसीएनए कहाँ है? यूकैरियोट के अंदर, हमारे अंदर होता है। ठीक है, यहाँ तक याद रखना आप। अब देखो मेरे को क्या करना है, मुझे इस न्यूक्लियोसोम को, इस ऑक्टामर को हटाना है। तो सबसे पहले क्या होगा? पीसीएनए रिक्रूट करेगा किसको? एक दो फैक्टर को रिक्रूट करता है। पीसीएनए क्या करता है? ये पीसीएनए जो है ये क्या करेगा? रिक्रूट करेगा किसको? टू एसेसरी फैक्टर। अब दो एसेसरी फैक्टर कौन कौन से हैं? तो पीसीए ने जो रिक्रूट करा है दो एसेसरी फैक्टर को, लाइक एक तो हो गए यहाँ पे क्या? क्रोमेटिन असेंबली फैक्टर, एक होता है एंटी साइलेंसिंग फैक्टर्स। लाइक कौन है? एक तो कैफ1 क्रोमेटिन असेंबली फैक्टर, जिसको हम बोल सकते हैं क्या? कैफ1। और एक होता है, सेकंड होता है एंटी साइलेंसिंग फैक्टर। जिसको हम बोलते हैं ASF1, और आल्सो नोन एज, और आल्सो नोन एज स्पेसिंग फैक्टर। क्या बोल सकते हैं इसको? स्पेसिंग फैक्टर। स्पेसिंग फैक्टर क्यों बोला है? बिकॉज बिकॉज ये क्या करके जाता है? बिकॉज एंड आल्सो नोन एज स्पेसिंग फैक्टर बिकॉज ये क्या करेगा? दे मेंटेन स्पेस बिटवीन टू न्यूक्लियोसोम। आया समझ में? अगर मैं बात करके जा रहा हूँ दो न्यूक्लियोसोम है, इसके बीच में जो स्पेस होता है उसको मेंटेन करने का काम किसका होगा? इसको मेंटेन करने का काम होगा आपका एंटी साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स या एंटी स्पेसिंग फैक्टर। अब मुझे क्या करना है? यहाँ पे इनकी बाइंडिंग करानी है। अब जो क्रोमेटिन असेंबली फैक्टर है इसको भी कौन रिक्रूट करा? पीसीएनए। तो पीसीएनए से ये बाइंड करेगा। पीसीएनए से बाइंड कर रहा है कौन? क्रोमेटिन असेंबली फैक्टर। तो यहाँ पर कैसे बाइंड कर रहा है? ये क्या करता है? इसके पास होता है क्या? पीआईपी बॉक्स। ठीक है, तो क्रोमेटिन असेंबली फैक्टर बाइंड एट पीसीएनए एट कहां पर कैसे बाइंड करेगा? पीसीएनए बाइंडिंग क्या है? डोमेन है उसके पास, जिसको हम बोलते हैं क्या? पीआईपी बॉक्स। क्लियर है?
तो लिख लेता हूं, जो कैफ वन होगा इंटरेक्ट विथ PCNA, interact with PCNA with its PCNA binding motif called as PIP box, जिसको हम क्या बोलेंगे, PIP बॉक्स बोलेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने क्या देखा, अब हमें क्या करना है, PIP बॉक्स की हेल्प से इनकी बाइंडिंग करवानी है। तो नया डायग्राम क्या बनेगा, देखो वापस से, ये 3 प्राइम एंड था, ये 5 प्राइम एंड है, ये 3 प्राइम एंड है, और ये 5 प्राइम एंड है। ओके, एंड ये 5 प्राइम, ये 3 प्राइम, और ये 5 प्राइम, और ये हो गया हमारा 3 प्राइम, और ये 5 प्राइम है, और ये देखो लीडिंग स्ट्रैंड बना दिया मैंने, ये 3 प्राइम है। एंड यहाँ पे हमने बनाया है क्या, मिनी क्रोमोसोमल मेंटेनेंस, MCM। MCM इज ए हेलिकेज, ये क्या है, MCM, ये क्या होता है, हेलिकेज, क्योंकि ये आगे बढ़ेगा ना, हेलिकेज आगे बढ़ेगा तो क्या करेगा, अनवाइंडिंग करेगा। अब देखो यहाँ पे हमने एक तरह से क्या दिखाया था, यहाँ पे हमारा कौन है, यहाँ पे हमारा न्यूक्लियोसोम, ये H2 है, H2B, H3, H4। ठीक है, लिख देता हूं मैं, H2A, H2B, H3, H4, H2A, H2B, H3, H4। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे हमने देखा था PCNA, यहाँ पे कौन है, PCNA, ट्राइमेरिक फॉर्म में होता है ये। और इससे कौन बाइंड करके बैठा था, इससे बाइंड करके बैठा था हमारा कौन, इससे बाइंड करके बैठा था DNA पॉलीमरेज। यहाँ पे कौन है, एप्सिलॉन, और यहाँ पे कौन है, डेल्टा। ठीक है, एक जगह कौन है, एप्सिलॉन, मैं लिख देता हूँ लीडिंग पे, लीडिंग पे कौन है, लीडिंग पे है DNA पॉलीमरेज एप्सिलॉन, और लैगिंग पे कौन है, लैगिंग पर है DNA पॉलीमरेज डेल्टा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने क्या देखा, इस PCNA से कौन बाइंड करके जाएगा, ये PCNA प्रोलिफरेशन सेल न्यूक्लियर एंटीजन रिक्रूट कर रहे हैं किसको, ये क्रोमेटिन असेंबली फैक्टर को, एंड किसको, एंटी साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स को। एंड जो क्रोमेटिन असेंबली फैक्टर्स होते हैं विच इंटरेक्ट विथ PCNA because they have what, they have PCNA बाइंडिंग मोटिव। सो PCNA बाइंडिंग मोटिव है तो ये क्या करेगा, बाइंड करेगा। तो देखो अपन इसकी बाइंडिंग करा देते हैं यहाँ पे, लाइक ये देखो इसने क्या करा, इससे इंटरेक्ट किया, कलर चेंज कर लेते हैं, सेम लगेगा तो ना, ये लो अपन चेंज करते हैं, अपन ये रख लेते हैं, ये लो, ये देखो ये कौन आ गया अपना, ये अपना हो गया क्रोमेटिन असेंबली फैक्टर, कौन आ गया, कैफ वन, क्रोमेटिन असेंबली फैक्टर 1। तो कैफ 1 हम क्या देख रहे हैं, क्रोमेटिन असेंबली फैक्टर 1। अब कैफ 1 है, कैफ 1 के साथ यहाँ पर और कौन बाइंड करता है, कि एक और चीज को भी रिक्रूट करा है ना, जिसका नाम क्या है, एंटी स्पेसिंग फैक्टर या एंटी साइलेंसिंग फैक्टर्स। तो यहाँ पे ही मैं बाइंडिंग करा देता हूँ, यहीं दिखा देता हूँ मैं इसकी बाइंडिंग, ASF1 कौन है, ASF1 एंटी साइलेंसिंग फैक्टर्स या एंटी स्पेसिंग फैक्टर। अब देखो यहाँ पे के डायग्राम बनने के बाद एक नया डायग्राम बनना चाहिए, पर मैं इसी डायग्राम में बना रहा हूँ क्योंकि मल्टीपल डायग्राम हो जाएंगे अपने। तो देखो अब क्या होगा, जो H3 H4 होता है ना, H3 एंड H4 जो आपके टेट्रामर है वो इंटरेक्ट करते हैं किससे, कैप के साथ में एंड एंटी स्पेसिंग फैक्टर के साथ में। ठीक है, मेनली देखा जाए तो जो न्यूली सिंथेसाइज होते हैं ना, न्यूली सिंथेसाइज H3 H4 होते हैं ना टेट्रामर, इनके साथ में कैप 1 इंटरेक्ट करता है, एंड न्यूली सिंथेसाइज एंड ओल्ड दोनों के साथ में, न्यूली सिंथेसाइज H3 H4 हो या ओल्ड H3 H4 हो, उन दोनों के साथ में एंटी स्पेसिंग फैक्टर क्या कर सकता है, इंटरेक्ट कर सकता है।
ठीक है, अभी तक ऐसा कुछ पूछा गया नहीं है और इतना ही कोई सीएसए में आएगा नहीं, बट थोड़ा बहुत नॉलेज बेस है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये H3 और H4 क्या करके जाएंगे कि इंटरेक्शन शो करेंगे किसके साथ में, Cap1 के साथ में। सो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या इसको यूज ऐसे दिखा सकता हूँ, ये देखो ये देखो ये देखो इंटरेक्शन शो कर दिया इन्होंने, ये लो, ये देखो ये टेल टेल किससे बाइंड कर गई H3H4 की, कैप से बाइंड कर गई है, यस कैप से बाइंड कर गई है, ये देखो ये लो। अब क्या करके जाएंगे, ये क्या करके जा रहे हैं, इस टेट्रामर को रिमूव करेंगे। अगर टेट्रामर को रिमूव कर रहे हैं तो क्या होगा, डाइमर बच जाएगा। डाइमर किसका बचेगा, H2A H2B डाइमर रह जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बता चुका हूं यहाँ पर ऑलरेडी पहले से ही H2A H2B H2A H2B का क्या होता है, H2A H2B डाइमर फॉर्म में इंटरेक्ट करते हैं। फिर यहाँ पे कौन आएगा, H3H4, और H3H4 क्या होते हैं, टेट्रामर फॉर्म के अंदर होते हैं। फिर H2A H2B। तो अगर आप देख रहे हो कोई भी न्यूक्लियोसोम, अगर अपन देखें तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि जो न्यूक्लियोसोम होते हैं ना ऑक्टामर, उसमें H3 और H4 तो क्या होते हैं, डाइमर फॉर्म के अंदर होते, सॉरी H3 H4 तो टेट्रामर फॉर्म के अंदर होंगे, और H2A H2B डाइमर फॉर्म में होते हैं। अगर मैं इस टेट्रामर को अगर मैं डिसोशिएट कर दूं ना, इस टेट्रामर को मैं रिमूव कर दूं ना, तो H2A H2B बोलेगी कि मैं डीएनए से बाइंड नहीं कर रहा, मैं ऑक्टामर ही नहीं हूँ, मैं बाइंड नहीं कर रहा, क्यों बाइंड करूं मैं। तो इसकी वजह से इसकी बाइंडिंग एफिनिटी भी क्या होती है, कम हो जाती है। तो यहाँ पे क्या करा कैफ ने, क्या करा है, H3H4 जो टेल थी, स्टोन टेल से इंटरेक्शन शो किया और उसको क्या करके जाएंगे, रिमूव करेंगे, मतलब कि डिसअसेंबली करे इस न्यूक्लियोसोम की। ठीक है, एंड डिसअसेंबली करके इसको कहां पर रखेंगे, अपने पीछे की तरफ, कहां रखेंगे, अपने पीछे रखेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, नया डायग्राम क्या बनेगा, यहाँ नया डायग्राम बनने वाला है कि आपका एक तरह से क्या हो रहा है कि ये न्यूक्लियोसोम जो बना हुआ है ना ऑलरेडी, जो ये न्यूक्लियोसोम ये वाला है, ये डिसअसेंबल हो जाएगा, क्योंकि बाद में बचता क्या है इसके पास में, अगर H3H4 हट गया, टेट्रामर ये चला गया, तो बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा ओनली एंड ओनली डाइमर। डाइमर बोल रहे हैं कि हम तो वैसे बाइंड नहीं कर सकते अगर टेट्रामर नहीं है, तो एक काम करो, हम भी डिसोशिएट हो जाते हैं, तो वो भी डिसोशिएट हो जाएंगे, जिसके वजह से जो सामने आपका जो न्यूक्लियोसोम था वो क्या हो गया, डिसअसेंबल हो गया। अब मेरे को इसको रीअसेंबल भी करना है, तो रीअसेंबल करूंगा तो कहां करूंगा, मैं जहां पे मेरा सिंथेसिस कर दिया है, मैंने रेप्लिकेशन कर दिया है, मैं पीछे के साइड में इसको रीअसेंबल कर सकता हूं। ठीक है, आगे से हटाना है और पीछे लगा देना है बस। ठीक है, आगे से रिमूव करना है, पीछे अटैच करवा देना है। तो मैं कहां अटैच करवाऊं, तो मेरे को पता है कि अब देखो नया डायग्राम क्या बनेगा, ये 5 प्राइम एंड है, ये 5 प्राइम एंड है, और सॉरी ये कौन सा एंड हो जाएगा, ये देखो नया डायग्राम बनाते हैं, ये 3 प्राइम एंड है, और ये देखो ये हो गया आपका 5 प्राइम। इसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं, ये हो गया 5 प्राइम एंड ये 3 प्राइम, और ये हो गया 5 प्राइम एंड। अब देखो इन्होंने क्या करा है, यहाँ पे हमारा बीच में कौन है, मिनी क्रोमोसोमल मेंटेनेंस MCM है, हेलिकेज अनवाइंड डीएनए ड्यूरिंग रेप्लिकेशन हेक्सामर होता है, MCM 2 3 4 5 6 7। आप देखते होंगे MCM क्या होता है, MCM 2 इसकी सब यूनिट है, MCM 3 MCM 4 MCM 5 MCM 6 और MCM 7, ये इसकी 6 सब यूनिट होती है। क्लियर, या तो क्लियर है, डेफिनेटली जब एप्लीकेशन पढ़ेंगे ना पूरा डिटेल के अंदर पढ़ाऊंगा मैं ये चीज भी। अब देखो यहाँ पे हमने क्या देखा है, ये देखो ये 5 प्राइम एंड था, और ये देखो ये आपका हो गया 3 प्राइम एंड, और ये 5 प्राइम एंड है, और ये देखो ये एक लीडिंग स्ट्रैंड है, और ये 5 प्राइम एंड है, सॉरी ये लैगिंग स्ट्रैंड है, लैगिंग है, एंड यहाँ पे देखो ये आपका 3 प्राइम एंड, ये थोड़ा आगे बढ़ा दिया है मैंने। अब देखो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि मैंने PCNA की बाइंडिंग कराई थी, तो ये देखो ये रहा मेरा प्रोलिफरेशन सेल न्यूक्लियर एंटीजन, जो कि ट्राइमेरिक फॉर्म के अंदर मैंने बना दिया है यहाँ पे। ठीक है, और ये लो ये हो गया PCNA। ठीक है, कौन है, PCNA प्रोलिफरेशन सेल न्यूक्लियर एंटीजन। अब देखो यहाँ पे हमने क्या देखा है कि इससे कौन बाइंड करके बैठे हुए थे, इससे बाइंड करके बैठे थे हमारे कौन, कैफ। कौन बाइंड करके बैठे थे, कैफ। ये देखो ये कौन है, कैफ, क्रोमेटिन असेंबली फैक्टर 1, ये देखो ये हो गया कैफ 1। अच्छा यहाँ पे कौन था, पॉलीमरेज एप्सिलॉन, यहाँ पे कौन है, DNA पॉलीमरेज डेल्टा। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो यहाँ से एक और प्रोटीन इंटरेक्शन में थी, प्रोटीन का कौन सी थी, लाइक यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ पर एक और कौन है,
यहाँ पे है हमारा एंटी स्पेसिंग फैक्टर, एंटी ASF1, एंटी साइलेंसिंग फैक्टर 1, ASF1। अब देखो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने न्यूक्लियोसोम को कहाँ अटैच किया है। तो देखो नए भी न्यूक्लियोसोम बन रहे होंगे और नए आपके H2A, H2B, H3, H4 ये भी तो बन रही होंगी, क्योंकि स्टोन की असेंबली कहाँ देखने को मिलती है, स्टोन असेंबली एंड डिस असेंबली। ये आप जो टॉपिक पढ़ रहे हो ड्यूरिंग एप्लीकेशन, ये कौन सा फेज में देखने को मिलेगा, ये अपन को देखने को मिलेगा एस फेज के अंदर। कौन से फेज के अंदर, एस फेज के अंदर। एस फेज कौन सी होती है, रेप्लिकेटिव फेज हो गई, ठीक है, या डुप्लीकेशन फेज हो गई। सो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि एस फेज में इसको बनाना है मुझे, तो मतलब कि यहाँ पे एक तरह से स्टोन बन भी रहे होंगे। तो यहाँ पे इन्होंने जो न्यूक्लियोसोम को रिमूव किया है, ठीक है, टेट्रामर को रिमूव किया है, तो ये टेट्रामर क्या है, सामने से हटके कहाँ लग रहा है, ये पीछे लगेगा। अब यहाँ पे हाफ टेट्रामर तो देखो इधर लग जाएगा, हाफ टेट्रामर तो इधर लग जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा एक बार के लिए साफ कर देते हैं, ASF को हटा रहा हूं मैं, ठीक है। ये देखो इसको यहाँ ले देता हूँ ASF1। अब देखो ये हाफ टेट्रामर है, क्या है, हाफ टेट्रामर, और यहाँ पर भी क्या होगा, हाफ टेट्रामर का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। ये क्या होता है, एक तरह से हाफ टेट्रामर। हाफ टेट्रामर क्यों बोला है मैंने, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे एक तरह से ऑक्टामर फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। H2A, H2B, H3, H4 हाफ टेट्रामर इधर है, H2A, H2B, H3, H4 हाफ टेट्रामर इस साइड में। अब क्या होगा, ये इन्होंने रिमूव कर दिया है किसने, और ये देखो यहाँ इससे कौन इंट्रैक्शन शो करके बैठा हुआ है, ये देखो आपका, ये देखो PCN है, ये PCN से इंट्रैक्शन शो करके बैठी हुई है, ये देखो ये रहा H3H4, ये देखो इन्होंने वहां से हटा के कहाँ लगा दिया, पीछे की साइड लगा दिया। अब क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, वापस से आगे बढ़ेंगे। अगर इनको आगे भी क्या मिलता है, न्यूक्लियोसोम मिलता है, तो वापस से क्या करेंगे, पीछे की तरफ रिमूव करेंगे एंड देन क्या ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे। और न्यूली सिंथेसाइज H2A, H2B तो मिलते हैं। तो कैफ 1 बोल रहा है कि ठीक है, मैं क्या करके जा रहा हूँ, मैंने बोला ही है आपको, जो कैफ 1 है, कैफ 1 ये बोल रहा है कि मैं क्या करके जाऊंगा, मैं न्यूली सिंथेसाइज्ड जो H3 और H4 होते हैं ना, उसके साथ में क्या कर सकता हूँ, अटैच हो सकता हूँ। और ASF1 बोल रहा है, एंटी साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स बोल रहा है कि मैं न्यूली और ओल्ड दोनों के साथ में H3 H4 के साथ में इंटरेक्ट कर सकता हूँ। ओके, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब न्यूली सिंथेसाइज भी हो रहे होंगे, तो वो क्या करेगा, एक तरह से ये उनको रिमूव, उनको भी क्या करेगा, बाइंड करेगा उनके साथ में, एंड देन ये फुल टेट्रामर का फॉर्मेशन कर लेगा। अब फुल का करने का मतलब क्या होता है, लाइक अगर अपन देखें, अब नया डायग्राम क्या बन जाएगा हमारा, लाइक ये देखो, ये कौन सा एंड है, 5', ये देखो ये 5' और ये हो गया 3'। अब देखो यहाँ पे हमने क्या देखा है, एक तरह से यहाँ पे कौन है, MCM, मिनी क्रोमोसोमल मेंटेनेंस, MCM। एंड ये देखो ये 5' एंड है, और ये कौन सा है, 3' एंड है, ये 5' एंड है, ये कौन सा है, 3' एंड है, ये आगे ऐसे बढ़ते रहेंगे। ये देखो 5' एंड है, और ये 3' एंड है, और ये देखो ये आपका लीडिंग स्ट्रैंड है जो कंटिन्यूसली बन रहा है, ये 3' एंड है। एंड इससे यहाँ पे मैंने PCNE की बाइंडिंग करा दी है, कौन है ये, प्रोलिफरेशन सेल न्यूक्लियर एंटीजन, ठीक है। एंड यहाँ पे कौन बाइंड करके बैठा हुआ है इनके साथ में, यहाँ पे अगर अपन देखें तो ये देखो यहाँ पे कौन है, डेल्टा, और यहाँ पे कौन है, एप्सिलॉन, DNA पॉलीमरेज एप्सिलॉन। एंड यहाँ पे और कौन इंटरेक्ट करके बैठा हुआ है, ये देखो इससे कौन बाइंड करके बैठेगा, कैफ क्रोमेटिन असेंबली फैक्टर 1 एंड, अच्छा यहाँ पे भी बाइंड करेगा कैफ 1 एंड, यहाँ पे और कौन बाइंड करेगा, ASF1। ASF1 एंटी साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स 1 या एंटी साइलेंसिंग फैक्टर 1। अब देखो यहाँ पे इन्होंने क्या करा, एक तरह से इन्होंने देखो क्या किया है, जो न्यूक्लियोसोम थे ना, देखो कहाँ बाइंड कर गए, ये देखो आगे बढ़ेंगे
तो ये देखो यहाँ पे न्यूक्लियोसोम अटैच होते रहेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी न्यूक्लियोसोम आएगा ही नहीं आएगा? यस, न्यूक्लियोसोम आएगा। अब आगे देखोगे तो यहाँ पे भी एक और न्यूक्लियोसोम आएगा। यस, यहाँ पर भी आएगा। सेम यहाँ पर भी आपको देखो एक और न्यूक्लियोसोम देखने को मिल सकता है। यस, तो ये दो न्यूक्लियोसोम आ गए हैं। तो दोनों न्यूक्लियोसोम के बीच में जो गैप को या स्पेस को मेंटेन करने का काम कौन करेगा? इनको मेंटेन करने का काम कौन करेगा? तो मैंने अभी आपको बताया था, इसको मेंटेन करने का काम कौन करता है? यहाँ पे इनको मेंटेन करने का काम भी ASF1 ही करेगा। कौन करेगा? ASF1, एंटी साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स या एंटी स्पेसिंग फैक्टर 1। इसको हमने बोला था ना, एंटी साइलेंसिंग फैक्टर 1, also known as spacing factor which maintain the gap between two nucleosome। मतलब कि दोनों न्यूक्लियोसोम के बीच में जो गैप है उसको मेंटेन करेंगे। ये कितना पीछे रख सकते हैं? अपन बोल सकते हैं कि एक तरह से ये 6 बेस पेयर बिहाइंड रख देंगे, अप्रोक्सीमेटली 6 बेस पेयर बिहाइंड। ठीक है, सो ये हमारा क्या हुआ, हमने क्या करा, सबसे पहले इसको डिसअसेंबल किया, बाद में हमने क्या करा, इसको रीअसेंबल किया है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा सबसे पहले, ये ज्यादा बड़ा नहीं है, इतना ही बड़ा टॉपिक है। वापस हम देख लेते हैं इसको, हमने क्या पढ़ा है। हमने आज का टॉपिक पढ़ा है क्या? हमने पढ़ा है हिस्टोन की जो असेंबली हो रही है और डिसअसेंबली हो रही है ड्यूरिंग एप्लीकेशन, वो कैसे देखने को मिलती है। ठीक है, या ड्यूरिंग एप्लीकेशन क्रोमेटिन जो असेंबली हो रही है और डिसअसेंबली हो रही है वो कैसे देखने को मिलेगी। तो हमें पता है कि एप्लीकेशन कौन से फेज में है, एस फेज के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हमने क्या बनाया है, एक डीएनए बनाया है, डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है। तो हमने इसका एक तो लीडिंग स्ट्रैंड, लीडिंग मतलब कि जो कंटिन्यूसली चलता है, एंड लैगिंग जो डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड होते हैं वो हमने बनाए हैं। ठीक है, डिसकंटिन्यूअस। तो लीडिंग स्ट्रैंड के ऊपर जो पीसीएनए बाइंड करेगा, तो उससे कौन बाइंड करता है? उससे बाइंड करता है हमारा डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन, और लैगिंग स्ट्रैंड पे कौन बाइंड करता है? पॉलीमरेज डेल्टा के बाइंड करेगा। सो यहाँ पे हमने बनाया है क्या, एमसीएम का फॉर्मेशन किया है। हमने देखा कि अगर ड्यूरिंग एप्लीकेशन अगर हमको सामने ही क्या मिल जाए, न्यूक्लियोसोम देखने को मिल जाए, तो वहां पे हम क्या देखते हैं, प्रोलिफरेशन सेल न्यूक्लियर एंटीजन पीसीएनए, जस्ट लाइक कौन है, बीटा क्लैम्प है। क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज कभी भी बाइंड नहीं कर सकता डायरेक्टली, उसको होल्ड करना पड़ेगा, होल्डिंग क्लैम्प चाहिए उसको। ठीक है, तो होल्ड करने के लिए हमने क्या करा है, यहाँ पे पीसीएनए यूज में लिया है। सो पीसीएनए रिक्रूट व्हाट, पीसीएनए रिक्रूट 2 एसेसरी फैक्टर लाइक chromatin assembly factor 1 and anti-silencing factor 1. Anti-silencing factor 1 also known as what? Spacing factor which maintain the gap between two nucleosome. Okay, so PCNA recruit किसको कर रहा है? Chromatin assembly factor 1 which interact with PCNA. कैसे करेगा? विच इंटरेक्ट विद पीसीएनए बाइंडिंग मोटिफ होगा उसके पास में, जिसको हम बोलेंगे पीआईपी बॉक्स। सो क्रोमेटिन असेंबली फैक्टर 1 के पास में क्या है, पीआईपी बॉक्स है। एंड एंटी साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स आल्सो नोन एज स्पेसिंग फैक्टर बिकॉज दे मेंटेन द स्पेस बिटवीन टू न्यूक्लियोसोम। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ओके, सो कैफ1 इंटरेक्ट विद पीसीएनए विद इट्स पीसीएनए बाइंडिंग मोटिफ कॉल्ड एज पीसीएनए बाइंडिंग पीआईपी बॉक्स। ओके, अब देखो यहाँ पे हमने क्या देखा है कि सबसे पहले क्या होगा, जो कैफ है, कैफ आके बाइंड कर रहा है, एसीएफ बाइंड कर रहे हैं। एंड ये बाइंड करने के बाद ये H3 H4 क्या होगा, ये जो टेल होगी ये कैफ से और एसीएफ से इंटरेक्शन शो करके जाएगी। देखो जो बन चुका है ना ऑलरेडी, जो ओल्ड है उससे कौन इंटरेक्ट करेगा, वो किससे इंटरेक्ट कर सकता है, एसीएफ बोल रहा है एंटी स्पेसिंग फैक्टर, एंटी साइलेंसिंग फैक्टर। ये इंटरेक्ट कर सकता है न्यूली सिंथेसाइज से भी और ओल्ड से भी, जो स्टोन होंगे ना उनसे। और आपको कैफ बोल रहा है कि मैं इंटरेक्ट करूंगा न्यूली सिंथेसाइज के साथ में मेनली। ओके, अब देखो यहाँ पे हमने देखा कि ये जब इंटरेक्ट करेंगे तो ये क्या करके जाएंगे, टेट्रामर। अभी हमारा न्यूक्लियोसोम क्या है, ये ऑक्टामर है। अगर हम देखें न्यूक्लियोसोम क्या है, ऑक्टामर है, क्योंकि यहाँ पे H2A H2B H3 H4 की दो सब यूनिट है, तो ये क्या है, ऑक्टामर है। अब मैंने इसको हाफ को यहाँ से डिवाइड किया, हाफ को यहाँ डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद अब आप बताओ मुझे कि अगर मैं इसको तोड़ता हूँ तो हाफ टेट्रामर यहाँ पर रह गया, हाफ टेट्रामर यहाँ रह गया। तो ये हाफ टेट्रामर अब एक ना पीछे लगा दिया, एक साइड में यहाँ लगा दिया, तो हमने क्या बोल के जा रहे हैं कि हाफ टेट्रामर फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, ऑक्टामर नहीं बना रहे। फिर हम क्या देखे जाएंगे, वापस से आगे मूव करेगा तो हम देखेंगे कि अच्छा एक और मेरे को न्यूक्लियोसोम मिल गया है, तो यहाँ से ओल्ड वाले से वापस से इंटरेक्शन करके या तो फुल टेट्रामर बना सकते हैं, या जो न्यूली सिंथेसाइज हिस्टोन भी तो होगी। ऐसा तो है ही नहीं कि जो बन चुकी है उसी से इंटरेक्शन करेंगे, नहीं तो बनेगी ही नहीं।
एस फेज के अंदर हिस्टोन प्रोटीन बनती भी तो है ना, तो उसके साथ में क्रोमेटिन असेंबली फैक्टर इंटरेक्शन शो कर जाएगा और वो क्या करके जाएगा, जो हाफ टेट्रामर था उसको फुल टेट्रामर के अंदर फॉर्मेशन कर देगा। तो पहले हमने क्या देखा, ये हाफ टेट्रामर का फॉर्मेशन हुआ है। हाफ टेट्रामर यहाँ ये भी क्या है, एक तरह से ये भी एक तरह से हाफ टेट्रामर ही है। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ये भी क्या है, हाफ टेट्रामर। सो हाफ टेट्रामर है, तो हाफ टेट्रामर अब बाद में क्या होगा, हाफ टेट्रामर का फॉर्मेशन कर दिया। सो कैफ वन बोल के जा रहा है न्यूली सिंथेसाइज H3H4 इंटरेक्ट कर सकते हैं। एचसीएफ बोल रहा है न्यूली भी करो ओल्ड भी करो, हम तो सबसे कर लेंगे भैया। सो बाद में क्या करके जा रहे हैं, फुल टेट्रामर का हम फॉर्मेशन कर देंगे। ये क्या है, ये फुल मतलब ये बोल सकता हूँ कि ऑक्टामर बन गया है। ये क्या है, ऑक्टामर है। ये क्या है, ऑक्टामर है। ये दोनों क्या है, ये भी एक ऑक्टामर है और ये भी क्या है, ऑक्टामर ही है। ओके, मतलब न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन हो गया। न्यूक्लियोसोम, दो न्यूक्लियोसोम आपस में पास पास ना आ जाए, एक गैप क्या होता है मेंटेन रखना चाहिए। तो ये देखो, ये एक न्यूक्लियोसोम, ये एक न्यूक्लियोसोम, इन दोनों के बीच का जो गैप मेंटेन करके रखने का काम कौन कर रहा है, ये जो मेरा पैन है ये कर रहा है ना। तो ये क्या करके जा रहा है, ये एक तरह से मैं बोल सकता हूँ कि ये क्या करेगा, ये एक तरह से ACF है। ये क्या है, ACF है, मतलब एंटी स्पेसिंग फैक्टर है, जो स्पेस को मेंटेन करके जाएगा दो न्यूक्लियोसोम के बीच में कि भैया पास पास मत आइए, दूरी रहियो, गैप बना के रखना है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। सो ये हमारा एक तरह से क्या हुआ, हमारा क्रोमेटिन रिमॉडलिंग कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो यही हमारा आज का टॉपिक था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया हो, कोई दिक्कत ना रही हो। यही आपकी क्या है, हिस्टोन की असेंबली और डिसअसेंबली होती है ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, हिस्टोन असेंबली मैं आपको ऑलरेडी पहले भी पढ़ा चुका हूँ कि हिस्टोन असेंबली कैसे होती है। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको पूरा बता रखा है। सो हमने अब तक क्या पढ़ा था, हमने क्रोमेटिन रिमॉडलिंग में फर्स्ट हमने पढ़ा था फर्स्ट लेवल ऑफ पैकेजिंग, देन सेकंड लेवल ऑफ पैकेजिंग, देन थर्ड लेवल ऑफ पैकेजिंग। ठीक है, देन हमने हिस्टोन मॉडिफिकेशन, एसिटाइलेशन, मिथाइलेशन, फॉस्फोराइलेशन, ये भी हमने इसमें पढ़े हैं। इसके साथ साथ हमने इसके अंदर पढ़ा था रोल ऑफ FACT प्रोटीन, इसके साथ में पढ़ा था रोल ऑफ HP1 प्रोटीन जो कि CSI में आ चुके हैं। इसी के साथ में हमने पढ़ा था कि हिस्टोन रिप्लेसमेंट ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन, रोल ऑफ हीरा प्रोटीन, HIRA प्रोटीन एंड HWISNF प्रोटीन का रोल हमने पढ़ चुके हैं यहाँ पे। एंड आज हमने जो लास्ट टॉपिक था इसमें हमने पढ़ा है हिस्टोन की असेंबली एंड डिसअसेंबली ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन, द रोल ऑफ क्रोमेटिन असेंबली फैक्टर 1 एंड एंटी साइलेंसिंग फैक्टर 1, व्हाट इज द रोल ऑफ CAF1 एंड ACF1, ये हम आज पढ़ चुके हैं। ठीक है, हिस्टोन की असेंबली और डिसअसेंबली कैसे होती है ड्यूरिंग एस फेज के अंदर, ये हम ऑलरेडी मतलब हम पूरा डिस्कस हम लेक्चर ले चुके हैं। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया हो, कोई दिक्कत ना रही हो। अगर आपसे कोई पूछता है कि ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन विच फैक्टर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर असेंबली ऑफ nucleosome, so we can say like CAF1, ACF1, ASF1। ओके, सो क्योंकि यहाँ पे क्या होते हैं, क्योंकि हम इसको हटा रहे हैं और मतलब इसको डिसअसेंबल कर रहे हैं और रीअसेंबल कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या चाहिए होते हैं हमें कुछ, यहाँ पे हमें मॉलिक्यूलर यहाँ पे क्या चाहिए होते हैं, यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूलर चैपेरोन का रोल होता है। किसका रोल होता है, मॉलिक्यूलर चैपेरोन का रोल होता है। आया समझ में, क्योंकि मॉलिक्यूलर चैपेरोन क्या होती है, चैपेरोन मतलब कि प्रोटीन बना के जाएगी ना, हमने पढ़ रखा है ना ऑलरेडी सेल बायोलॉजी में। सो मॉलिक्यूलर चैपेरोन क्या है, लाइक मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में भी, FACT भी क्या करके जाती है, एक तरह से प्रोटीन, ये हिस्टोन प्रोटीन को बना के जाती है, इसलिए हम उसको एक तरह से चैपेरोन भी बोलते हैं, हिस्टोन चैपेरोन भी बोल के जाते हैं। ऐसे बहुत सारी प्रोटीन होती है जिनको हम हिस्टोन चैपेरोन के नाम से जानते हैं। ओके, सो अगर आपके लिए ये लेक्चर हेल्पफुल रहे हो एंड आपके MCQ सॉल्व हो रहे हो, CSI के MCQ आपके बेस्ट सॉल्व हो रहे हो, कोई भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं हो रहा हो, तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम लाइक CSIR, गेट, DBT, कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हो तो ये इतनी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी तो आपको देखने को मिलेगी ही। हमने बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक पढ़ा है। जो आज आपने टॉपिक पढ़ा है ये आपको रिसर्च पेपर्स के अंदर ही मिलेगा, आपको कोई नॉर्मल बुक में नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हमने रिसर्च पेपर से के कंटेंट भी हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल रहे हो तो जितना आप सपोर्ट कर सकते हो उतना सपोर्ट कीजिए एंड लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं गारंटी लेता हूं कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो 40 नंबर की CSIR के अंदर आती है उसमें 40 में से 30+ MCQ आपके सॉल्व हो जाएंगे। 10+ क्यों नहीं बोलता, क्योंकि 10+ की गारंटी कोई भी नहीं ले सकता, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं ले सकता। 10+ में दिक्कत क्या आती है, क्योंकि वो आप अपनी तरफ से ही मिस करके जाओगे। मैं कंटेंट पूरा दे रहा हूँ, मैं 40 में से 40 नंबर का कंटेंट दे दूंगा आपको, बट डेफिनेटली एक बच्चा एक यूनिट से 40 में 40 नहीं उठा सकता, तो कुछ ना कुछ तो गलत करेगा ही ना। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग लाइक कि आपको आउट ऑफ 40
आप 30 नंबर इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। तो 10 नंबर का आएगा वो थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चंस आएंगे जो आपके लिए थोड़े बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, इसलिए मैं आपको उसकी गारंटी नहीं लेता हूं। बट आउट ऑफ 40 मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में से 30 प्लस एमसीक्यू आप 30 प्लस नंबर के एमसीक्यू आपसे सॉल्व हो जाएंगे, आई एम प्रॉमिसिंग यू। ओके, सो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ऑल द बेस्ट योर एग्जाम, बाय, टेक केयर।